अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। आज के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ हैं तमजिद भाई बांग्लादेश से, और जिनके साथ हम डिफेंस रिलेटेड मुख्तलिफ मामलात पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पर हमारा मेन टॉपिक रहेगा फतह 4, जो कि जिसका रिसेंटली टेस्ट किया गया है। और ख़ास तौर पर जब पूरी दुनिया हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल्स की तरफ जा रही है, बट स्टिल सबसोनिक मिसाइल्स क्यों अभी भी रेलिवेंट है, इस पर बात करेंगे। और दूसरा, बांग्लादेश में जो पाकिस्तानी डेलीगेशन है उसको लेकर भी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तमजिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड फर्स्ट क्वेश्चन मैं थ्रो करूंगा कि फतह 4 जो पाकिस्तान ने रिसेंटली टेस्ट किया है, इसको एंटी एंटी रेडिएशन मिसाइल के तौर पर टेस्ट किया गया है एक डमी रेडार पर, जो कि S-400 का ग्रेव स्टोन रेडार था। तो आप अगर हमारे व्यूअर्स को आसान अल्फाज में समझाना चाहें कि क्यों अभी भी सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स रेलिवेंट हैं, इवन दो कि दुनिया सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की तरफ भी जा रही है, बट स्टिल सबसोनिक मिसाइल्स अभी भी यूज हो रहे हैं ऑल राउंड द कॉन्फ्लिक्ट, प्लीज। थैंक यू रात और शुक्रिया। द थिंग इज रात के आप हाइपरसोनिक मिसाइल या एक सुपरसोनिक मिसाइल के मुकाबले में एक सबसोनिक मिसाइल को बआसानी बना सकते हो और बहुत चीपली बना सकते हो और बहुत बड़ी तादाद में बना सकते हो। और दूसरी बात यह है कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स का मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स के रहते हुए इसका इम्पोर्टेंस या इफेक्टिवनेस में कमी हो जाना ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बिल्कुल। एक सब क्योंकि जी बिल्कुल, क्योंकि ऑल्दो a subsonic missile is slower than a supersonic or a hypersonic missile, it flies at around point 0.6 to maximum 0.9 Mach। सो ये सुपरसोनिक के ऑब्वियसली नीचे आते हैं। बट that what that makes is that it gives the missile a capability for terrain hugging। आप बहुत नीचे फ्लाई कर सकते हो, डेंस एनवायरनमेंट में फ्लाई कर सकते हो, और सबसोनिक स्पीड के रहते हुए आपके एयर मिसाइल का एयर फ्रेम ड्रैग्स को सस्टेन कर सकता है। दैट गिव्स द मिसाइल terrain hugging capability। और दूसरी बात यह है कि सेंसर्स सेंसर्स यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क डालता है। ऑल्दो एक और चीज बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, दैट इज द कर्वेचर ऑफ अर्थ। क्योंकि कर्वेचर ऑफ अर्थ और इसके साथ आप टेरेन हगिंग जाते हो, तो टेरेन टारगेट किस किस्म के टेरेन में है। अगर ये पहाड़ी इलाकों में है तो आपका टेरेन हगिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा बनिस्बत के आप एक डेजर्ट एरिया से जा रहे हो या एक समंदर के ऊपर से जा रहे हो। आपको आप रेडर गैप्स को ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हो। बिल्कुल। और दूसरी बात के जैसे कि दिस आर चीपर टू प्रोड्यूस, आप इसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, थैंक्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप इसको कॉन्टिन्यूसली इसका फ्लाइट पाथ तब्दील करवा सकते हो विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अगर आपके पास प्रॉपर ISR इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉन्सेंस मैकेनिज्म है, with by the assistance of your satellite, by your space assets, and with your electronic warfare assets, आप एनिमी के एयर डिफेंस को सैचुरेट कर सकते हो बहुत इफेक्टिवली। तो दिस इज व्हाई सबसोनिक मिसाइल स्टिल हैज रिलेवेंस। और इसका रिलेवेंस हम बार बार देख चुके हैं यूक्रेन वॉर में। यूक्रेन अपने फ्लेमिंगो एक मिसाइल है उनका, दे हैव इवन डैमेज्ड एंड डिस्ट्रॉयड मल्टीपल रशियन वॉरशिप्स। इवन उनका जो मॉस्कोवा था, स्लावा क्लास क्रूजर, विच वाज द प्राइड ऑफ द ब्लैक सी, जो रशिया अपने ब्लैक सी का सबसे अहम जहाज कहता था, वो लाइक तबाह हो गया या इट ड्यू वाज टू स्ट्रक बाय एन सबसोनिक मिसाइल या डायरेक्टली। स्ट्रक बाय गेटिंग स्ट्रक बाय सबसोनिक मिसाइल्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे मल्टीपल और फैक्टर्स भी आते हैं, कि जैसे कि शायद उनका डैमेज असेसमेंट उतना अच्छा नहीं था, डैमेज रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं था, और भी बहुत मसाइल हैं। लेकिन द वेरी फैक्ट दैट द मिसाइल effectively hit the Moskova, regardless of all their sensors and all their air defense capability, it still it it shows that how important a subsonic missile still is in the modern warfare। अगर हम और भी रिसेंट एग्जांपल देखें तो अमेरिका ने टोमाहॉक मिसाइल अपने जो 80 के दिहाई में बनवाए थे, वो आज भी वो ईरान के खिलाफ यूज कर रहे हैं, और किया, और काफी इफेक्टिवली किया ऑन द ओपनिंग डेज ऑफ द US Iran war। बिल्कुल So आपने। here we can see that, yeah, so बिल, here we can see that the importance of subsonic terrain hugging missiles।
ये बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया और इससे बहुत से लोगों को ये चीज़ भी समझ आ जाएगी कि क्यों इवन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के होते हुए भी जो सबसोनिक मिसाइल्स हैं वो अभी भी यूजफुल हैं और फ्यूचर में भी उनका स्कोप है। मैं इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन आपकी तरफ लेकर आऊंगा कि रिसेंटली पाकिस्तान ने अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाने के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी बनाया, सीडीएफ बना दिया, ताकि बेटर कम्युनिकेशन मैकेनिज्म और बेटर इंटीग्रेशन हो सके। ना सिर्फ वेपन सिस्टम लेवल पर तो पाकिस्तान की इंटीग्रेशन मशहूर है ही, बट सर्विसेज में जो चीफ्स के अमंग एक इंटीग्रेशन की बात की जाती है, उसके लिए सीडीएफ की पोस्ट बनाई गई और उसी के साथ पाकिस्तान ने अनाउंस किया रॉकेट फोर्स को। तो आप किस तरह देखते हैं रॉकेट फोर्स को, प्लस जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक ओहदा है, और इसे इवन बांग्लादेश और बाकी जो दुनिया की मिलिट्रीज हैं जो अभी हो सकता है आने वाले 5-6 सालों में एक डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स की तरफ जाएं अगर वो मॉडर्नाइजेशन में से कंसीडर करते हैं, तो आप इन दो चीज़ों को किस तरह देखते हैं? जी बिल्कुल, ये दोनों डेवलपमेंट एक दूसरे के साथ पैरेलल चलते हैं। और ना कि सिर्फ रॉकेट फोर्स बट मॉडर्न वॉरफेयर, दिस आर इंटर सर्विस, दिस हैव बिकम इंटर सर्विसेज जॉइंट वॉरफेयर। आज के दुनिया में कोई भी वॉरफेयर लैंड फोर्स, एयर फोर्स या नेवी अकेला नहीं लड़ सकता और न ही लड़के जीत सकता है। एन आइसोलेटेड कमांड इज लाइक destined to be destroyed by the enemy, राइट। और यहीं पे चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का वही लाइक इम्पोर्टेंस है जो इम्पोर्टेंस अमेरिका की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ्स का है, जो इम्पोर्टेंस ब्रिटिश चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ्स का है। और इवन के इंडिया में अगर हम देखें तो दे क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडिया, जी जी बिल्कुल, विपिन रावत पहले इवन थे। बिफोर अस। जी, इवन बिफोर अस। सो यहाँ पे लाइक जॉइंट सर्विसेज इंटीग्रेशन का इम्पोर्टेंस हम देख सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है रॉकेट फोर्स का, तो विदाउट इंटीग्रेशन एंड विदाउट एन इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर यू कैन नॉट क्रिएट एन इफेक्टिव रॉकेट फोर्स। अभी तो ये एग्जैक्टली। आर्मी रॉकेट फोर्स, जी अभी तो ये आर्मी रॉकेट फोर्सेस कमांड है, और ये ओवरऑल आर्मी के अंदर आते हैं। लेकिन अगर हम इसको मुसलसल अपग्रेड करते जाएंगे, इसको मुसलसल एक्सपेंड करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि रॉकेट फोर्स एक प्रॉपर अपना ब्रांच बन के उभरे, जस्ट लाइक द पीएलए रॉकेट फोर्स और द रशियन स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स। सो इसका तो काफी ज्यादा इम्कान है। और इसी तरह मैं आपसे पूछूंगा, रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स का एक डेलीगेशन बांग्लादेश गया हुआ है और अभी तक जो बांग्लादेशी ओशन की रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक एक जी जी। थंडर ब्लॉक 3 का रियल टाइम सिमुलेटर गिफ्ट किया गया है बांग्लादेश एयरफोर्स को, और ये भी ऑफर किया गया है कि सरगोदा बेस पर बांग्लादेशी पायलट्स को लाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। बट इस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या समझते हैं कि क्या ये कोऑपरेशन सिर्फ एयरफोर्स की हद तक रहेगी, या फ्यूचर में ये बांग्लादेश, जैसे उन्होंने रिसेंटली शॉर्ट रेंज टर्किश मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स लिए हैं, तो फ्यूचर में वो पाकिस्तानी फतह सीरीज के रॉकेट्स खरीद सकती हैं, या ये कोऑपरेशन एयरफोर्स से भी आगे बियॉन्ड जा सकती है? जी बिल्कुल, ये एयरफोर्स से आगे भी बियॉन्ड जा सकते हैं। और स्पेशली आपने शायद मिस कर दिए हो कि नेवी के हद तक भी ये काफी ज्यादा जा सकते हैं, जी जी क्योंकि जी बिल्कुल, बांग्लादेश रिसेंट का, कुछ विजिट्स भी हुए हैं। जी बिल्कुल। और बांग्लादेश currently operates two Chinese Type 035G Ming class submarines, which are older submarines and older generation submarines. So यहाँ पे बांग्लादेश को पाकिस्तान से काफी कुछ सीखने को मिल सकता है, स्पेशली फ्रॉम पीएनएस बहादुर एंड द सबमरीन ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ से बांग्लादेशी क्रू चाइनीज ओरिजिन सबमरीन्स के ऊपर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं थ्रू पाकिस्तानी ट्रेनिंग स्टैब्लिशमेंट। और जहाँ तक बात है फतह सीरीज के, आई डोंट नो फतह सीरीज अभी तक एक्सपोर्ट में है, एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल है या नहीं। लेकिन अगर मुस्तकबिल में एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल हो सकता होगा, तो yes, it can be a very likely option for Bangladesh as well, because they are currently looking at systems like SY-400 from China and Bora from Turkey. So यहाँ पे फतह 2, फतह 3, फतह 4 जैसे सिस्टम्स के एक्सपोर्ट वेरिएंट्स काफी हद तक बांग्लादेश के लिए मुअस्सर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये बेसिकली हमारे 3 क्वेश्चंस थे जिन जिन पर तमजीद भाई ने अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दिया। और फर्स्ट ऑफ ऑल And तो also, अगेन, and sorry to say, यस for यस the Air प्लीज Force, प्लीज। I forgot about the Air Force. Well, Air Force के साथ दोनों मुल्कों का एयर फोर्स का अगर मैं रिश्ता देखूं तो ये काफी पुराना है। Even after Bangladesh's independence, Pakistan has been linked with has been helping Bangladesh Air Force technically from early 1980s। उन्होंने लेट 80s और अर्ली 90s में F6 दिए थे बांग्लादेश को, सेकंड हैंड F6, जो जी जी। बांग्लादेश की फ्लीट का एक मेन स्टे बना हुआ था।
और F7 के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स से बांग्लादेश एयरफोर्स का काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस रहा है माजी में। बांग्लादेशी पायलट्स पाकिस्तान में जाके फाइटर कन्वर्शन यूनिट्स मुकम्मल किए हुए हैं। और CCS के साथ तो बांग्लादेश का काफ़ी पुराना रिश्ता है। CCS इज़ अ वेल नोन नेम इनसाइड बांग्लादेशी मिलिट्री apparatus, I will say. एग्जैक्टली। So institutions like CCS, then Command and Staff College, Quetta, Air War College, Lahore, these are very well-known defense training and establishments, not only in Bangladesh, but not only in Pakistan, but also in Sri Lanka, Bangladesh, and many other countries. So यहाँ पे ताल्लुक तो obviously है, और जब simulator बांग्लादेश को दिया गया है, I'm sure that the cooperation will go much more further. एग्जैक्टली एंड वी होप कि ये कोऑपरेशन आगे भी बढ़े, ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान इस ताल्लुक से ना सिर्फ सिविलियन डोमेन में बल्कि इवन मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में दोनों कंट्रीज को फायदा हो। और इस वक्त तक दोनों कंट्रीज के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, दोनों कंट्रीज उन सिक्योरिटी चैलेंजेस को भी आगे फेस कर सकें बेहतर तरीके से। एंड हम बिल्कुल। अगेन शुक्रगुजार हैं अपने गेस्ट के, तमजिद भाई के, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। और इसी तरह की अगली वीडियोस में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।